साथियों, आप जैसे ऊर्जावान और जोश से भरे साथियों से मैं जब भी मिलता हूं, चर्चा करता हूं, तो आपकी ये ऊर्जा, आपका ये जोश मेरे भीतर भी मैं अनुभव करता हूं। आप बीते 2 दिन से यहां पर देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की यही भावना, संवाद की यही प्रक्रिया देश के जनतंत्र को सशक्त करती है। साथियों, देश के वर्तमान और भविष्य को लेकर आपकी सार्थक चर्चा के लिए अनेक साथियों को यहां पुरस्कृत करने का मुझे अवसर भी मिला है। जिनका पुरस्कृत करने का मुझे अवसर मिला है वो बधाई के पात्र है ही। बाकी साथियों को भी मैं बधाई दूंगा, क्योंकि आपकी भागीदारी भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। साथियों, इन विचारों को लोकतंत्र, देश और समाज के विमर्श से जोड़ने की हमेशा मेरी कोशिश रही है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट इसी कोशिश का एक हिस्सा है। मैंने एक बार मन की बात कार्यक्रम में बात करते समय इसी एक प्रकार की भावना को मैंने प्रकट किया था, और मुझे खुशी है कि इसको सफलता के साथ मूर्त रूप दिया गया है। लेकिन मेरा इसमें आग्रह रहेगा, क्योंकि पहला प्रयोग था, थोड़ा बड़ा प्रयोग था। अगर अच्छा होगा कि आप लोग इस पूरे कार्यक्रम की रचना, उसमें क्या कमी रही और अच्छा कैसे हो सकता था, विषय अच्छे कौन से हो सकते थे, प्रादेशिक भाषाओं का महत्व कैसे मिल सकता था, अगर सुझाव, और मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट इसके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था करे और सभी पार्टिसिपेंट्स इस कार्यक्रम की रचना के संबंध में सुझाव देकर के अगर इसको और मजबूती देते हैं और नयापन, इनोवेटिव आइडियाज देते हैं, तो ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। और भविष्य में भी जो पार्लियामेंट जाना चाहता है वो पहले सोचेगा कि इस पार्लियामेंट से गुजरे। वो भी अपनी प्रोफाइल में लिखेगा कि मैं यूथ पार्लियामेंट में इतनी बार हिस्सा लिया, इतनी बार मुझे बोलने का मौका मिला, इतने विषय पर बोला, इतनी बार इनाम जीत कर गया, इतनी बार पिट करके आया। तो एक तो मेरा आग्रह है कि क्योंकि इसको हम एक, और वैसे भी जो लोग अब मुझे, क्योंकि आप लोग अगर इस प्रकार की स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने सिलेबस के बाहर भी कुछ पढ़ते हैं, सिलेबस के बाहर कुछ सोचते हैं। जो सिलेबस में बंधे हुए हैं वो तो यहां नहीं आते हैं, वो वहीं टिके रहते हैं। और इसके कारण शायद आप मेरा भी अध्ययन करते होंगे। और मुझे भरोसा है कि आप वो चीज नहीं लेते होंगे जो आपको परोसी जाती होगी, आप ढूंढ करके निकालते होंगे कि सही क्या है। वरना परोसा हुआ माल जरा गड़बड़ होता है। आपने देखा होगा कि मैं स्वभाव से टोकनिज्म में मेरा विश्वास ही नहीं है। कोई एक लंबी सोच के साथ एक के बाद एक इंटरलिंक्ड व्यवस्थाएं विकसित करना, ये मेरी कार्यशैली का हिस्सा है। सब चीजें पहले नहीं बताता हूं,
प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है। धीरे धीरे खोलता। मेरे मन में एक बहुत बड़ा सपना है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा यहां शुरू हो रहा है। और इसको अगर आपकी भागीदारी से अगर ये व्यवस्था विकसित होती है, और मैं तो चाहूंगा कि हो सके इतना जल्दी इसको सरकार से बाहर निकाल दिया जाए। या तो इसको सरकार से बाहर निकाल दे, या इसमें से सरकार को बाहर निकाल दे। विनोबा भावे कहा करते थे, असरकारी असरकारी। समझ आया? असरकारी असरकारी। इसका रूप क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए पूरे देश में सरकार कैटलिक एजेंट हो, सरकार उद्दीपक का काम करे, सरकार बाउंड्री तय करे, ये सब करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, लेकिन पूरा इनिशिएटिव हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, ये सब मिलकर के यूनिवर्सिटी के जो चुनाव जीत करके आए हुए लीडर्स हैं, ये सब मिल करके ये लगातार डिस्ट्रिक्ट में साल में 3-3, 4-4 विषयों पर बड़ी व्यापक डिबेट करें और एक माहौल बने। यानी ये डिबेट है ना, फिर बड़े बड़े स्टेडियम में करनी पड़े डिबेट, 25-50 हजार लोग सुनने आ जाए और देखें हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन आप कहेंगे करेंगे कौन? और इसलिए क्या हम इसको उस दिशा में ले जा सकते हैं क्या, ताकि ये व्यवस्था ज्यादा विकसित हो, उसका लाभ मिले। दूसरा, वक्तृत्व ये सिर्फ शब्दों का श्रृंगार नहीं होता है, वाणी का आरोह अवरोह नहीं होता है। हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द सही जगह पर तीर की तरह जाना चाहिए। हमारी वाणी इंप्रेसिव हो या ना हो, इंस्पायरिंग जरूर होनी चाहिए। महात्मा गांधी से शायद बड़ा कम्युनिकेटर पिछली शताब्दी में तो मुश्किल है मिलना। वो कोई वक्तृत्व शैली के धनी नहीं थे और न ही कि उनके पहनावों में कोई इंप्रेशन करने का कोई प्रयास था, न ही उनकी शरीर की रचना में भी कुछ ऐसी चीज थी। आप कल्पना कर सकते हैं, न ऑरेटरी है, न उस प्रकार का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, लेकिन वो कौन सी तपस्या होगी कि उनका एक शब्द, और उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता था। ये जो कम्युनिकेशन है, ऑरेटरी दैट वन थिंग, कम्युनिकेशन आर डिफरेंट थिंग। उस कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे डेवलप करें, और अगर हमारे देश में गांव में, शहर में, कस्बों में अगर ऐसी युवा पीढ़ी तैयार होती है जो समाज के मुद्दों पर सही तरीके से सोच करके समाज को अपनी बात बताते हैं, तो समाज का मन बनाने में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं जी। और इसलिए ये अपने आप में ये प्रयोग ग्रासरूट लेवल पर एक सशक्त संरचना खड़ी करने की दिशा में हमारा नम्र प्रयास है।
और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा कि आप लोगों की तरफ से मांग आएगी कि 3 प्राइज देते हो तो कम से कम 1 पुरुषों के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। इन बेटियों को लाख लाख बधाई। तीनों बेटियों ने मैदान मार लिया। आपने देश से जुड़े हुए कई विषयों पर चर्चा की है यहाँ 2 दिन में। स्वच्छ हो, समावेशी समाज हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, किसानों की आय की बात हो, एनवायरमेंट हो, खेल हो, ऐसे कई विषयों पर आप लोगों ने अपने अपने इस चर्चा के अंदर विचार रखे हैं। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिनको विस्तार देकर देश में चल रही अनेक योजनाओं को और मजबूत किया जा सकता है। और इसके लिए मेरा एक दूसरा सुझाव डिपार्टमेंट को है कि जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उनसे उनकी स्पीच राइटिंग में मांगी जाए, ऑनलाइन वो करें, और उसमें उनको भी कहा जाए कि आपने जो बोला था, जो लिखा है, उसमें से एक उत्तम वाक्य इसमें से ढूंढ करके आप निकालो, खुद ही अपना एग्जामिनर। और ऑनलाइन बुकलेट प्रसिद्ध की जाए कि इस विषय पर देश में 400 बच्चे बोले, इस प्रकार की बातें बोली, और 4 से महत्वपूर्ण वाक्य इनके ये थे। अगर ऑनलाइन बुक निकले तो ये लोग भी तो उस बुक को देखेंगे और 400 को पढ़ेंगे, सुनेंगे। यानी ये ऑटो पायलट व्यवस्था हो जाएगी। अब मुझे बताइए, सर करने में सरकार की जरूरत पड़ेगी क्या? बिना सरकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। और हर राज्य के जो टॉप 3 है उनका ऑनलाइन वीडियो भी उसमें उपलब्ध हो, ताकि किसी को उनकी स्पीच को देखना है, सुनना है तो देख सके। एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जो अपने आप में यूथ का आकर्षण बने। और हो सकता है फिर आप जब पार्लियामेंट का एजेंडा निकले तो आप भी अपने इलाके के एमपी को मेल कर सकते हो कि देखिए इस विषय पे इन बच्चों ने ऐसे कहा है, अगर आपको काम आता है तो ले लो। और मैं सच बताता हूं, कभी कभी एकाध कोने में से एकाध छोटे व्यक्ति की बात मुझ जैसे लोगों को भी इतनी काम आती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते जी। ये पड़ा है खजाना हमारे यहां। तो मेरा दूसरा एक आग्रह रहेगा कि हम इसको एक ऐसा व्यवस्था के अंदर बनाएं ताकि आगे चल करके ये अपने आप में ये उपयोगी हो, इसका लाभ होगा। ये ऐसा मंच है जो आप सभी की रॉ एनर्जी को एक शेप देगा, एक दिशा देगा। यहां से जो आइडियाज, जो सीख आप लेकर जाएंगे, उनसे ही कुछ नया सृजित होगा जो नए भारत की आत्मा, नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण करेगा। साथियों, पार्लियामेंट जितना प्रोडक्टिव होगा, देश उतना प्रोग्रेसिव होगा। और इसलिए मैं जब यूथ पार्लियामेंट में आया हूं, हम क्या कर रहे हैं इसका जरा हिसाब भी देना चाहता हूं। और देश को पता होना चाहिए जिन एमपी को आप जिता करके भेजते हो कर क्या रहा है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, पूछना चाहिए, नौजवानों ने पूछना चाहिए। देखिए, 16वीं लोकसभा का उदाहरण देता हूं। एवरेज प्रोडक्टिविटी 85%, करीब करीब 205 बिल पास किए गए। और 15वीं लोकसभा की तुलना में 16वीं लोकसभा ने 20% काम ज्यादा किया। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। अगर मोदी है तो फिर 20 से नहीं चलता है, 200 होना चाहिए।
अब ये लोकसभा देश की जनता ने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके भेजा। उसका नतीजा है कि 20% भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, देश के टैक्स पेयर के पैसों का सही उपयोग हुआ और समय रहते हुए देश के लिए जरूरी वहां नीति निर्धारण हुआ। लेकिन राज्यसभा में क्या हुआ? अब राज्यसभा तो एल्डर्स का हाउस है। तपस्वी, तेजस्वी, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, वो बहुत ठंडे दिमाग से, अच्छे ढंग से ये चुनकर के आए लोग है करते रहो, जरा उसको समझाएं। ये नहीं है ना, ये हो रहा है उल्टा। राज्यसभा का परफॉर्मेंस अभी जो लास्ट सत्र गया सिर्फ 8%, 8%। अगर प्रोडक्टिविटी 8% यानी कितनी बड़ी चिंता का विषय है। आप एक काम करिए, अपने यहां जाकर के डिस्ट्रिक्ट में या 2-4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के राज्य का एक बड़ा सा युवा इवेंट कीजिए और आपके राज्य से जो राज्यसभा में गए हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है आपके राज्य के हितों को लेकर के राज्यसभा में अपनी भूमिका अदा करना, उनका दायित्व है। उनको बुलाइए, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाइए, बढ़िया माला वाला पहनाइए, अच्छे से अच्छी शॉल उड़ाइए, बढ़िया से बढ़िया चेयर रखिए, फिर उनको रिक्वेस्ट कीजिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर पूछिए क्या किया, जवाब मांगिए, तभी जाकर के देश में दबाव पैदा होगा। और ये भी लोकतंत्र है, ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं बता रहा। और मैं ये भी नहीं कहता हूं एक पार्टी के, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, राज्यसभा के सबको बुलाओ, अपने राज्य के लोगों को क्या किया आपने। यानी देखिए एक में से कैसी दूसरी शक्ति तैयार होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका हम अधिक लाभ करें। साथियों, युवा मन आकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है और होना भी चाहिए। और इसकी अभिव्यक्ति करते हुए, वैसे मुझे जो ये बच्चियां बढ़िया बढ़िया कविता सुना रही थी, मुझे ज्यादा वो आता नहीं है, लेकिन कभी हमने पढ़ा था तो ऐसे टूटा फूटा जो याद रहता है। और किसी शायर ने कहा था कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथियों, देश की, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है। जैसे आज का समय तेजी से बदल रहा है, वैसे ही आज की जनरेशन भी पहले की अपेक्षा कई गुना तेजी से सोचती है, काम कर रही है। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा। आपके ही परिवार में 3 साल 4 साल का भतीजा होगा तो उसका जो दिमाग चलता होगा, आप सोचोगे मैं तो इतना छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था, इसको सब समझ आता है। यानी आप में और आपके भतीजे में ज्यादा अंतर नहीं है,
लेकिन फिर भी आप अंतर महसूस करते हैं, बदलाव है। कुछ लोग कहते हैं कि आज का नौजवान सवाल बहुत पूछता है, घर में भी आपको परेशानी देते हुए थे, चुप बैठ, जा पढ़ाई कर, ऐसा ही होता होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज के युवा में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, बड़ी हड़बड़ी में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज का युवा मोनोटोनस वर्क नहीं चाहता, उसको हर बार नया चाहिए, हर चीज में नयापन चाहिए। और कुछ लोग भी बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारी बातें लोग कुछ भी कहे, युवा है तो ये सब जरूरी है, इंग्रेडिएंट है युवा के। वरना उम्र बड़ी हो, दिमाग नहीं चलते लोग तो देखे हमने। और यही बातें तो आपको इनोवेटिव बनाती है, नए नए आइडिया लाती है। आज का युवा मल्टीटास्किंग के लिए पहले से ही तैयार है और इसलिए कई काम एक साथ करता है। वो एम्बिशन से भरा हुआ है क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, और यही तो न्यू इंडिया का आधार है। साथियों, हमारी सरकार ने देश के युवाओं को सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास किया है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि युवाओं को अवसर मिलने चाहिए, अवसरों को समानता मिलनी चाहिए। सामर्थ्य तो उसमें भरपूर है ही। यही कारण है कि शिक्षा और सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्ग के गरीब युवा साथियों के लिए 10% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने किया। दूसरे वर्ग के अधिकार में छेड़छाड़ किए बिना यह काम किया गया। इतना ही नहीं, सरकार शैक्षिक संस्थानों की सीटों में 25% तक की वृद्धि भी कर रही है। साथियों, अवसरों की समानता तभी सुनिश्चित हो जाती है जब सिस्टम से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, अपना पराया, भ्रष्टाचार सब दूर हो। और इसके लिए भी एक के बाद एक कई निर्णय लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ट्रेनिंग और सिलेक्शन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात हो, या फिर स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं के आइडियाज को देश की ताकत बनाने की बात हो। हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसका पूरा लाभ उठाने और भविष्य में इन कार्यों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी आप जैसे नौजवानों की है। चौथी औद्योगिक क्रांति के इन शुरुआती वर्षों में भारत तेजी के साथ आगे बढ़े, स्टार्टअप की दुनिया में, इनोवेशन की दुनिया में गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों में पूरे विश्व में मिसाल कायम करे, इसके लिए प्रयत्न हम सभी को मिलकर के करना है। याद रखिए, मैं जिस पीढ़ी से रहा हूं, आप जिस पीढ़ी से हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का मौका नहीं मिला, लड़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन हम वो लोग हैं जिन्हें देश के लिए जीने का अवसर मिला है। और इसलिए हमें अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा देश के लिए जीने पर, देश के निर्माण पर लगानी है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, कुछ और भी सुझाव है मेरे मन में। अच्छा हुआ मैं टीचर नहीं हुआ, वरना मैं होमवर्क ज्यादा देता। आप लोग यहां आए हैं, देश के हर जिले से आए हैं। मुझे मालूम नहीं है लॉजिस्टिक व्यवस्था क्या है, लेकिन समय निकाल करके देश के सैनिकों को, 125 करोड़ देशवासियों ने जो नेशनल वॉर मेमोरियल समर्पित किया है 2 दिन पहले, और आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार हुआ है। आप समय निकाल के जरूर वहां हो आइए, जरूर हो आइए। वैसा ही दूसरा पुलिस मेमोरियल बना है, वो भी आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार बना है, उसे भी देखिए।
अपना श्रद्धाभाव व्यक्त करिए। जब आप अपने छात्र में वापस जाएंगे तो और कुछ काम आए ना आए, ये 2 दिन यहां बिताए उसमें से कुछ काम आए ना आए, इन 2 जगह पर होकर के आएंगे, मुझे विश्वास है आप ऊर्जा से भर करके घर लौटेंगे। प्रेरणा से भरते हुए आप लौटेंगे, मेरा विश्वास है जी। और इसलिए साथियों, मैं आपका मुझे बताया गया कि शायद कुछ सवाल जवाब भी होने वाला है आपके साथ, तो ज्यादा समय मुझे लेना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक द्वारिका प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने जो 2 पंक्तियां कही थी, वो भी मैं आपको कहते कि अपनी बात समाप्त करूंगा, और उसी में आपके लिए संदेश है। मेरा पूरा भाषण याद नहीं रखोगे तो चलेगा। इतने ऊंचे उठो कि, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। दोस्तों, मेरी इन सारे सपनों के लिए आपको शुभकामनाएं हैं।